शहर की भागदौड़ से दूर पुराने नीम के पेड़ के नीचे बने उस छोटे से घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे को तोड़ने वाली बस एक ही आवाज़ थी, माधव की लकड़ी काटने वाली आरी की चर चर। माधव अपनी धुन में मग्न था। उसके चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें थी जो उम्र से ज़्यादा संघर्ष की कहानी बयां करती थी। पास ही बरामदे में बैठी उनकी पत्नी सुमित्रा ऊन का स्वेटर बुन रही थी। वह स्वेटर जो पिछले 3 सालों से कभी पूरा ही नहीं हुआ। 3 साल पहले इसी दिन उनका इकलौता बेटा समीर फौज की वर्दी पहनकर घर से निकला था। उसने जाते वक्त सुमित्रा के आंसू पोंछते हुए कहा था, माँ रोना मत, अगली सर्दियों में जब वापस आऊँगा तो तुम्हारे हाथ का बना स्वेटर ही पहनूंगा। समीर वापस तो आया, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। उस दिन सुमित्रा की चीखें पूरा गांव सुन रहा था। पर उस दिन के बाद सुमित्रा जैसे पत्थर की हो गई। उसने रोना छोड़ दिया। माधव अक्सर सुमित्रा को देखता और उसका दिल बैठ जाता। वह जानता था कि जो दुख आँखों से बह जाता है वह हल्का हो जाता है, लेकिन जो आंसू खामोश रह जाते हैं वे अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देते हैं। एक शाम माधव ने सुमित्रा के हाथ से वह अधूरा स्वेटर लिया और धीरे से बोला, सुमित्रा, आज समीर का जन्मदिन है। कब तक इसे अधूरा रखोगी? इसे पूरा कर दो। शायद उसे वहाँ ठंड लग रही होगी। सुमित्रा ने माधव की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द का एक समंदर उमड़ा, लेकिन एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। वह उठी और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। रात के अंधेरे में माधव की नींद खुली। उसने देखा कि सुमित्रा आंगन में बैठी समीर की तस्वीर को सीने से लगाए सुबक रही थी। उसके होठों से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वे खामोश आंसू समीर की तस्वीर पर गिर रहे थे। माधव पास गया और सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखा। सुमित्रा ने बिलखते हुए कहा, मैं उसे बचा नहीं पाई माधव, मैं उसे आखिरी बार गले भी नहीं लगा पाई। उस रात 3 साल का बांध टूट गया। माधव ने उसे सहारा दिया। वे दोनों जानते थे कि समीर अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन उन खामोश आंसुओं ने आज सुमित्रा के मन के बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया था। उस रात के बाद सुमित्रा के जीवन में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। आंखों से बह निकले उन खामोश आंसुओं ने उसके दिल की उस परत को हटा दिया था जिसने उसे दुनिया से काट दिया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नीम के पेड़ से छनकर आंगन में आई तो माधव ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। सुमित्रा रसोई में चाय बना रही थी और गुनगुना रही थी वही लोरी जो वह समीर को बचपन में सुनाया करती थी। माधव ने कुर्सी खींचते हुए पूछा, आज बड़ी जल्दी उठ गई सुमित्रा? सुमित्रा ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए शांत स्वर में कहा, समीर हमेशा कहता था कि उसे हारने वाले लोग पसंद नहीं है। मैं हार रही थी माधव, पर अब और नहीं। सुमित्रा ने अलमारी से वह नीला स्वेटर निकाला जो 3 साल से अधूरा पड़ा था। उसने उस दिन पूरी दोपहर बैठकर उसे पूरा किया। शाम तक स्वेटर तैयार था। माधव को लगा कि सुमित्रा इसे समीर की तस्वीर पर चढ़ा देगी, लेकिन सुमित्रा ने उसे सलीके से एक थैले में पैक किया।
कहाँ जा रही हो? माधव ने ताज्जुब से पूछा। सुमित्रा ने बस इतना कहा, समीर का वादा निभाने। वह शहर के उस अनाथालय में गई जहाँ अक्सर समीर अपनी छुट्टियों के दौरान जाया करता था। वहाँ एक छोटा बच्चा था, छोटू, जो बिल्कुल समीर जैसा ही शरारती और हंसमुख था। सर्दियों की ठंडी हवा चल रही थी और छोटू बिना किसी गर्म कपड़े के बैठा खेल रहा था। सुमित्रा ने उसके पास जाकर वह स्वेटर उसे पहना दिया। स्वेटर थोड़ा बड़ा था, लेकिन छोटू की आंखों में जो चमक आई उसने सुमित्रा के दिल के खालीपन को भर दिया। छोटू ने खिलखिलाते हुए कहा, माँ, यह तो बहुत गर्म है। माँ शब्द सुनकर सुमित्रा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खामोश नहीं थे, इनमें एक शांति थी। माधव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि समीर मरा नहीं है, वह उन खामोश आंसुओं में है जो अब दूसरों की मुस्कुराहट बन चुके थे। घर लौटते समय सुमित्रा ने माधव का हाथ पकड़ा और कहा, समीर के हिस्से का प्यार अब हम उन बच्चों को देंगे जिनके पास कोई नहीं है। उसके आंसू अब किसी की आंखों में खामोशी बनकर नहीं रहेंगे। दिन बीतते गए और सुमित्रा का वह दुख अब एक नई शक्ति में बदल चुका था। अनाथालय के बच्चों के साथ समय बिताना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक दोपहर जब माधव पुराने बक्से साफ कर रहा था, उसे समीर के पुराने ट्रंक के नीचे दबा हुआ एक लिफाफा मिला। यह लिफाफा मुड़ा हुआ था और उस पर धूल जमी थी। माधव ने कांपते हाथों से उसे खोला। वह समीर की लिखावट थी जो उसने अपनी शहादत से कुछ दिन पहले लिखी थी, लेकिन शायद वह उसे पोस्ट नहीं कर पाया था। चिट्ठी में लिखा था, बाबूजी, सीमा पर बर्फ बहुत गिर रही है। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई देती हैं। माँ से कहिएगा कि वह जो स्वेटर बुन रही है उसे जल्दी पूरा ना करें, क्योंकि जब तक वह बुनती रहेगी मुझे एहसास रहेगा कि कोई घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। पर अगर मुझे कुछ हो जाए तो माँ से कहना कि अपने आंसुओं को खामोश ना रखे, उन्हें किसी की दुआ बना दे। माधव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने भागकर वह चिट्ठी सुमित्रा को दिखाई। सुमित्रा ने जब वह पंक्ति पढ़ी तो उसे लगा जैसे समीर उसके बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा हो। समीर की उस आखिरी इच्छा ने सुमित्रा और माधव को एक बड़ा मकसद दे दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना पुराना घर बेचकर गांव के बाहर एक छोटा सा स्नेह कुटीर बनाएंगे, एक ऐसी जगह जहां बेसहारा बुजुर्ग और अनाथ बच्चे एक साथ रह सके। गांव वालों ने जब उनकी इस पहल के बारे में सुना तो सब मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते वह छोटा सा घर एक बड़े परिवार में बदल गया। एक शाम स्नेह कुटीर के आंगन में बच्चे खेल रहे थे। सुमित्रा वहीं बेंच पर बैठी एक नया स्वेटर बुन रही थी। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसकी गोद में सिर रखकर बोला, दादी, माँ, आप हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हैं? क्या आपको कभी दुख नहीं होता? सुमित्रा ने उसकी मासूमियत भरी आंखों में देखा और फिर दूर क्षितिज पर चमकते एक तारे की ओर जिसे वह समीर मानती थी। उसने धीमे से कहा, बेटा, जब आंसू खामोश होकर
दूसरों की मुस्कान बन जाते हैं तो दुख अपने आप खत्म हो जाता है। माधव पास ही खड़ा यह देख रहा था। आज उन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि संतुष्टि के थे। उनके खामोश आंसू अब एक ऐसी नदी बन चुके थे जो कई जिंदगियों की प्यास बुझा रही थी। अब उस घर में सन्नाटा नहीं था। वहाँ आरी की चर चर की जगह बच्चों की खिलखिलाहट थी। समीर का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। उसकी यादों ने एक उजड़े हुए संसार को फिर से आबाद कर दिया था। वर्ष बीतते गए और स्नेह कुटीर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सुमित्रा और माधव अब सिर्फ एक अनाथालय नहीं चला रहे थे, बल्कि वे उस पूरे इलाके के लिए उम्मीद का चेहरा बन चुके थे। लेकिन नियति के पिटारे में अभी एक आखिरी पन्ना बाकी था। एक बरसात की रात जब बिजली कड़क रही थी, स्नेह कुटीर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। माधव ने दरवाज़ा खोला तो सामने सेना की वर्दी में एक नौजवान खड़ा था। उसकी एक आस्तीन खाली थी। उसने युद्ध में अपना एक हाथ खो दिया था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी समीर की आंखों में हुआ करती थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या यह शहीद समीर का घर है? माधव ने उसे अंदर बुलाया। सुमित्रा ने उसे कंबल दिया और गर्म चाय पिलाई। उस सिपाही ने अपना परिचय विक्रम के रूप में दिया। वह राजो दबा रह गया। विक्रम ने सुमित्रा के हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ, मैं वही सिपाही हूँ जिसे बचाने के लिए समीर ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। जिस धमाके में उसने मुझे खाई से बाहर निकाला, उसी में उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसने मरते वक्त मेरे हाथ में यह घड़ी दी थी और कहा था कि अगर मैं बच जाऊं तो इसे उसके माता पिता तक पहुंचा दूं। उसने वह पुरानी टूटी हुई घड़ी सुमित्रा की हथेली पर रख दी। घड़ी की सुइयां उसी समय पर रुकी हुई थी जब समीर शहीद हुआ था। सुमित्रा ने उस घड़ी को अपने माथे से लगा लिया। 3 साल पहले जो खामोश आंसू गिरे थे वे आज फिर से बह निकले, लेकिन आज उनमें एक गर्व था। उसे अब पता चला कि उसका बेटा सिर्फ वीर नहीं बल्कि एक रक्षक के रूप में गया था। विक्रम ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा, समीर ने मुझे नई जिंदगी दी है। अब मेरा बाकी जीवन इस स्नेह कुटीर और आप दोनों की सेवा में ही बीतेगा। मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊँगा और उन्हें बहादुर बनाऊँगा। अब स्नेह कुटीर को एक नया हाथ मिल गया था। वह नौजवान जिसका एक हाथ नहीं था, बच्चों को मिट्टी से खिलौने बनाना और मुश्किलों से लड़ना सिखाने लगा। सुमित्रा ने वह रुकी हुई घड़ी स्नेह कुटीर के मुख्य द्वार पर लगवा दी। वह घड़ी अब सिर्फ समय नहीं बताती थी, बल्कि हर आने जाने वाले को याद दिलाती थी कि समय कभी रुकता नहीं है, वह बस बदल जाता है। माधव और सुमित्रा ने महसूस किया कि समीर कहीं गया नहीं है। वह विक्रम की सेवा में, बच्चों की खिलखिलाहट में और उस घड़ी की खामोश सुइयों में आज भी उनके साथ है। खामोश आंसू अब पूरी तरह से सूख चुके थे और उनकी जगह एक ऐसी मुस्कान ने ले ली थी जो अमर थी। समय के पहिए घूमते रहे। विक्रम के आने से स्नेह
कुटीर अब एक संस्था मात्र नहीं बल्कि एक जीवंत मिसाल बन चुका था। लेकिन नियति ने सुमित्रा और माधव के धैर्य की एक अंतिम परीक्षा और तय कर रखी थी। 1 साल बाद गांव में भयानक बाढ़ आई। पास की नदी का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि स्नेह कुटीर का निचला हिस्सा डूबने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। विक्रम ने अपनी एक बाजू की परवाह किए बिना बच्चों को सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचाना शुरू किया। माधव और सुमित्रा बच्चों को संभाल रहे थे। तभी सुमित्रा को एहसास हुआ कि छोटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह उस पुरानी कोठरी की तरफ भागा था जहां उसने समीर की दी हुई कुछ यादें छुपा रखी थी। सुमित्रा ने देखा कि पानी कोठरी के दरवाजे तक पहुंच गया है। बिना एक पल सोचे सुमित्रा पानी में कूद गई। माधव ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सुमित्रा के अंदर उस वक्त एक मां नहीं बल्कि एक सैनिक की शक्ति थी। जब वह अंदर पहुंची तो छोटू पानी से घिरी एक मेज पर चढ़कर कांप रहा था। सुमित्रा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। पानी गले तक आ रहा था। उस पल सुमित्रा की आंखों में डर नहीं था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और समीर को याद किया। अचानक एक मजबूत हाथ ने छत का रोशनदान तोड़ा। वह विक्रम था। उसने रस्सी के सहारे दोनों को खींचकर बाहर निकाला। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो पूरा गांव वहीं था। बाढ़ का पानी उतरा तो स्नेह कुटीर की दीवारें कमज़ोर हो चुकी थी। माधव दुखी था कि उनकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन अगले ही दिन गांव का हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, हाथों में ईंटें और औजार लेकर खड़ा था। गांव के मुखिया ने कहा, माधव भाई, सुमित्रा बहन, आपने हमारे बच्चों को नया जीवन दिया है। अब यह घर आप नहीं हम बनाएंगे। उस दिन सुमित्रा की आंखों से जो आंसू गिरे वे खामोश नहीं थे, वे सबके सामने बह रहे थे। कृतज्ञता और गर्व के आंसू। उसने देखा कि समीर की दी हुई वह पुरानी घड़ी जो पानी में बह गई थी, एक बच्चे को कीचड़ में मिली। उसने उसे साफ करके सुमित्रा को दिया। अजीब बात थी, पानी के झटके से वह रुकी हुई घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी थी। कई वर्षों बाद एक शांत सुबह सुमित्रा ने माधव की गोद में सिर रखकर आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। कुछ महीनों बाद माधव भी उसी शांति के साथ चला गया। विक्रम और छोटू ने मिलकर उनकी समाधि वहीं नीम के पेड़ के नीचे बनाई। आज भी जब हवा चलती तो उस नीम के पत्तों की सरसराहट में ऐसा लगता है जैसे सुमित्रा की लोरी और समीर की हंसी मिल गई हो। खामोश आंसू अब उस जमीन की मिट्टी में मिल चुके थे जहां से अब प्यार और सेवा के नए फूल खिल रहे थे। दशकों बीत गए। वक्त की धूल ने बहुत कुछ धुंधला कर दिया था, लेकिन स्नेह कुटीर की बुनियाद में दबे हुए खामोश आंसू अब एक वट वृक्ष की जड़ों की तरह मजबूत हो चुके थे। अब छोटू बड़ा हो चुका था। उसने शहर जाकर पढ़ाई की, डॉक्टर बना, लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह वापस लौटा और उसने स्नेह कुटीर को एक बड़े अस्पताल और स्कूल में तब्दील कर दिया।
विक्रम अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह आज भी उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को समीर की वीरता और सुमित्रा की ममता की कहानियाँ सुनाता था। एक दिन अस्पताल में एक बहुत ही बूढ़ा शख्स भर्ती हुआ। वह बेसहारा था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जब छोटू उसके पास गया तो उसने देखा कि उस बूढ़े शख्स के हाथ में एक पुराना जर्जर सा नक्शा था। वह बूढ़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी बटालियन का एक रिटायर्ड अफसर था जिसमें समीर तैनात था। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, बेटा, मैं बरसों से इस जगह को ढूंढ रहा था। समीर ने मरते वक्त मुझसे एक वादा लिया था। उसने कहा था कि उसके हिस्से की जो भी पेंशन और जमा पूंजी है वह कभी उसके माता पिता को मत देना, बल्कि उससे उसके गांव की नदी पर एक छोटा सा पुल बनवा देना, ताकि बरसात में किसी माँ को अपने बच्चे के इलाज के लिए नदी पार करने का इंतज़ार न करना पड़े। वह अफसर एक बड़ी रकम का चेक लेकर आया था, जो समीर की शहादत के बाद उसकी वीरता के पुरस्कार और वर्षों के ब्याज से जमा हुई थी। अगले ही साल गांव की उस उफनती नदी पर एक मजबूत सफ़ेद पुल बनकर तैयार हुआ। उसका नाम रखा गया समीर सेतु। उद्घाटन के दिन विक्रम ने देखा कि पुल के कोने पर एक पत्थर लगा है जिस पर सुमित्रा और माधव की तस्वीर खुदी थी। उस पत्थर के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा रिस रही थी, जो बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसे किसी की आँखों से बहते खामोश आंसू। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, विक्रम ने महसूस किया कि अब सुमित्रा की रूह को पूरी तरह सुकून मिल गया होगा। जिस बेटे के जाने पर उसने आंसू बहाए थे, आज उसी बेटे के नाम का पुल हजारों लोगों की राह आसान कर रहा था। पुल के ऊपर से गुजरते हुए राहगीर अक्सर रुककर उस तस्वीर को देखते। वे नहीं जानते थे कि इस पत्थर के पीछे कितनी रातों का सन्नाटा और कितने वर्षों की खामोश सिसकियां दफन हैं। अब उस गांव में जब भी कोई रोता तो वह अकेले में नहीं रोता था। पूरा गांव एक परिवार बन चुका था। खामोश आंसू अब इतिहास बन चुके थे और उनकी जगह निस्वार्थ सेवा की एक ऐसी जुबान ने ले ली थी जिसे पूरी दुनिया सुन सकती थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और अब समीर सेतु और स्नेह कुटीर उस पूरे जिले की पहचान बन चुके थे। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा पन्ना उस दिन खुला जब एक छोटी सी बच्ची, जो स्नेह कुटीर की नई सदस्य थी, उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी में खेल रही थी। खेलते खेलते उस बच्ची का हाथ एक धातु की चीज़ से टकराया। उसने खोदना शुरू किया तो मिट्टी के भीतर से एक लोहे का छोटा सा डिब्बा निकला। वह डिब्बा सालों से जमीन के नीचे दबा रहने के कारण जंग खो चुका था। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर कुछ पुरानी चिट्ठियाँ और एक छोटी सी डायरी मिली। यह डायरी माधव की थी, जो उसने सुमित्रा के जाने के बाद लिखनी शुरू की थी। विक्रम ने कांपते हाथों से वह डायरी पढ़ी। उसमें माधव ने एक ऐसी बात लिखी थी जिसे सुनकर सबकी आंखें भर आईं।
माधव ने लिखा था, लोग कहते हैं कि सुमित्रा के आंसू खामोश हो गए थे, पर मैं जानता था कि वह हर रोज आधी रात को आंगन के उसी कोने में जाकर रोती थी जहां समीर ने बचपन में अपनी साइकिल चलाना सीखा था। वह नहीं चाहती थी कि उसका दुख मेरी हिम्मत तोड़ दे और मैं नहीं चाहता था कि मेरा दर्द उसे और कमज़ोर कर दे। हम दोनों एक दूसरे के सामने मुस्कुराते रहे ताकि समीर का स्नेह कुटीर चलता रहे। हमारे आंसू खामोश ज़रूर थे, पर वे सूखे नहीं थे। इस सच्चाई ने वहाँ रहने वाले हर इंसान के दिल को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि असली बहादुर सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपनों की खुशी के लिए अपने गम को पी जाने में भी होती है। विक्रम ने उस दिन एक नई परंपरा शुरू की। स्नेह कुटीर में अब मौन दिवस मनाया जाने लगा। साल में एक दिन सब लोग बिल्कुल शांत रहते। उस दिन कोई काम नहीं होता, बस सब मिलकर उन लोगों को याद करते जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी थी। सालों बाद जब वह छोटी बच्ची बड़ी होकर एक मशहूर लेखिका बनी तो उसने अपनी पहली किताब लिखी। उस किताब का शीर्षक था खामोश आंसू। किताब के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, मैंने सीखा है कि दुनिया के सबसे कीमती आंसू वे नहीं होते हैं जो गालों पर बहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दिल के अंदर गिरते हैं और वहाँ से सेवा और प्रेम का झरना बनकर फूटते हैं। आज भी जब कोई उस पुल से गुजरता है या स्नेह कुटीर की हवाओं को महसूस करता है तो उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। समीर की वीरता, सुमित्रा की ममता, माधव का धैर्य और विक्रम का समर्पण, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बन चुके थे जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी। नदी का पानी बहता रहा, पुल अडिग खड़ा रहा और वे खामोश आंसू उस मिट्टी की खुशबू में हमेशा के लिए अमर हो गए। समय बीतता गया और पीढ़ियां बदलती रही। वह छोटी बच्ची जो अब एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी, बूढ़ी हो गई थी, लेकिन खामोश आंसू की वह विरासत अब केवल एक इमारत या एक पुल तक सीमित नहीं थी। वह एक विचार बन चुकी थी। एक ठंडी चांदनी रात में स्नेह कुटीर के उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक अंतिम चमत्कार हुआ। गांव के लोग बताते हैं कि उस रात वहां कोई रोने की आवाज़ नहीं, बल्कि एक दिव्य संगीत सुनाई दे रहा था। उसी रात स्नेह कुटीर की सबसे बुजुर्ग सदस्य, वही लेखिका, ने अपनी अंतिम सांस ली। अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले उसने खिड़की के बाहर देखा। उसे धुंध में 3 धुंधली आकृतियां दिखाई दी, एक जवान सिपाही, एक ममतामयी माँ और एक शांत पिता। वे तीनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे और उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अनंत तृप्ति थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि उस पुराने नीम के पेड़ पर एक साथ हजारों सफ़ेद फूल खिले थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। गांव वालों ने उन फूलों को समीर के फूल नाम दिया। अजीब बात यह थी कि उन फूलों की पंखुड़ियों पर सुबह की ओस की बूंदें ऐसे जमती थी जैसे किसी की आंखों में खामोश आंसू ठहरे हों। पर जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ती, वे आंसू चमकते हुए मोतियों की तरह जमीन पर गिर जाते और मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बना देते।
आज भी जब कोई थका हारा मुसाफिर उस पुल पर बैठता है तो उसे हवाओं में एक सरसराहट सुनाई देती है। वह सरसराहट कहती है, दुख अंत नहीं है, वह केवल एक नए आरंभ की तैयारी है। जो आंसू दुनिया के लिए खामोश थे, वे खुदा की महफिल में सबसे ऊंचा शोर करते हैं। खामोश आंसू की यह गाथा अब शब्दों से परे जा चुकी थी। वह नदी के संगीत में, पुल की मजबूती में और उस मिट्टी की महक में विलीन हो गई है। समीर, सुमित्रा और माधव अब अलग अलग नाम नहीं थे, वे निस्वार्थ प्रेम का दूसरा नाम बन चुके थे। समय के महासागर में लहरें उठती और गिरती रहीं, लेकिन खामोश आंसू की वह गूंज अब एक पौराणिक कथा का रूप ले चुकी थी। सदियों बाद जब वह गांव एक आधुनिक शहर में बदल गया, तब भी उस स्थान की मिट्टी का प्रभाव कम नहीं हुआ। वर्ष 2150 दुनिया तकनीक और मशीनों से घिर चुकी थी। भावनाएं अब डिजिटल संदेशों में सिमट गई थी। शहर के बीचों बीच जहां कभी स्नेह कुटीर हुआ करता था, अब वहां एक विशाल शांति संग्रहालय खड़ा था। उस संग्रहालय के केंद्र में आज भी वह पुरानी टूटी हुई घड़ी एक कांच के बक्से में सुरक्षित रखी थी। लोग वहां आते, उसे देखते, पर कोई नहीं जानता था कि एक समय में उस घड़ी की टिक टिक के पीछे कितनी सिसकियां और कितना त्याग छिपा था। एक दिन एक युवा वैज्ञानिक जो भावनाओं और मानव मस्तिष्क पर शोध कर रहा था, उस घड़ी के पास आया। उसने अपनी नई तकनीक से उस पुरानी धातु के परमाणुओं की तरंगों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने सेंसर लगाया, पूरा संग्रहालय एक अजीब सी ऊर्जा से भर गया। उसे मशीनों के डेटा में कोई गणितीय अंक नहीं, बल्कि आंसुओं की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुमित्रा की ममता की थी, माधव के धैर्य की थी और समीर के बलिदान की थी। उस वैज्ञानिक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमने मंगल को जीत लिया, हमने तारों पर सड़कें बना ली, पर सबसे शक्तिशाली ऊर्जा आज भी एक खामोश आंसू में छिपी है, जो निस्वार्थ भाव से गिरता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।